वेलकम टू जीनियस आईएएस। ये हम लोगों की मंथली करंट अफेयर सीरीज है और मंथली करंट अफेयर सीरीज में हम जनवरी 2023 से लेके जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स को कवर करते वक्त हम लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एग्जामिनर जो है वो करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, करंट अफेयर को हमेशा स्टैटिक के साथ रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। तो हम कोशिश करेंगे जिस भी इशू से रिलेटेड करंट अफेयर है हम उसके साथ जो भी स्टैटिक इशू हो सकता है या भी जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो भी साथ में हम कवर करेंगे। अगर आप यूपीएससी 2024, एचसीएस 2024 या कोई भी दूसरा स्टेट पीसीएस का एग्जाम 2024 में लिख रहे हैं तो ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। करने का वे क्या रहेगा कि आपको साथ में अलग से अपनी कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा और जो भी इन्फो मैं आपको बता रहा हूँ वो इन्फो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। नोट करना इन्फो को क्रिस्प और कंसाइज फॉर्म में, ताकि आप बार बार उसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, जिन लोगों को इस वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही है वो स्पीड कम करके भी देख सकते हैं और जिनको कम लग रही है वो स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं। मेरे पढ़ाने का एक नॉर्मल वे रहेगा और मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, सो मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनवरी 2023 के करंट अफेयर। जो पहला करंट अफेयर है वो रिलेटेड है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एसेस प्लेटफॉर्म से। अब ये इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एसेस प्लेटफॉर्म क्या है? ये प्लेटफॉर्म पहले तो ये देखते हैं बनाया किसने है। तो इसको बनाया है सेबी ने। तो एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर यहीं से पूछ सकता है कि ये जो प्लेटफॉर्म बना है IRRA, ये किसने बनाया है? तो ये सेबी ने बनाया है। अब सेबी क्या है? सेबी एक मार्केट रेगुलेटर है इंडिया में। मार्केट रेगुलेटर लाइक जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बैंक्स को रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसी तरह से जो इंडिया की शेयर मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, उस शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। तो सेबी ने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म क्यों बनाया है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिसरप्शन हो जाता है ट्रेडिंग सर्विस में। जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग का मतलब है बाइंग और सेलिंग करना। जब बाइंग और सेलिंग चल रही होती है शेयर मार्केट में, किसी ने कोई शेयर बाई किया है या किसी ने कोई शेयर सेल किया है, तो अगर कोई भी किसी भी तरह का डिसरप्शन आता है ट्रेडिंग सर्विस में, तो वो पर्सन अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ कर सके टाइमली और उस डिसरप्शन से बच सके। क्योंकि डिसरप्शन की वजह से कई बार बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो पोजीशन स्केयर ऑफ करने का मतलब है कि अगर किसी ने सिक्योरिटीज बाई कर रखी है तो वो सेल कर देगा, और अगर सिक्योरिटी सेल कर रखी है तो वो सिक्योरिटी को बाई कर देगा। तो अपनी पोजीशन को नील करने के लिए ये सेबी ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि कोई भी पर्सन अपनी पोजीशन को नील कर सकता है अगर किसी भी तरह का कोई भी डिसरप्शन होता है ट्रेडिंग सर्विसेज में। अब थोड़ी सी इन्फॉर्म स्टैटिक देखेंगे सेबी के बारे में। तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बना था 1992 में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? दो तरह की बॉडी होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनती है। इंडिया में एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मिलकर बनता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। सो पार्लियामेंट में अगर कोई भी बिल लेके आया जाता है और वो बिल पास होने के बाद जब एक्ट बन जाता है तो उस एक्ट की हेल्प से स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाती है। तो एक्ट किसी भी बॉडी को कोई भी अगर बिल पास होता है और उसमें किसी बॉडी के बारे में मेंशन है तो फिर वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है। लाइक फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी मेंशन है, इलेक्शन कमीशन के बारे में ऑलरेडी मेंशन है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। सेबी की जो करंट चेयरमैन है वो है माधवी पुरी बूच। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सेबी की करंट चेयरमैन है। तो सेबी के बारे में ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। और सेबी ने लॉन्च किया है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एसेस प्लेटफॉर्म, ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा और इन्फो देखते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। जो हमारा बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो आपको साथ में एक इन्फॉर्मेशन और ऐड करनी है जब आप ये नोट्स बनाओगे कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, वो आप स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ में आपको सेंसेक्स के बारे में पढ़ना है कि सेंसेक्स क्या है। ठीक है, मेरी एक लिमिटेशन है कि मैं हर चीज़ को डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको कवर करके साथ में आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। तो आपको सेंसेक्स के बारे में पढ़ना है और ये पढ़ना है कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ क्या है? इंडियाज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट जो है उसका डाटा आपको ध्यान रखना है कि 2022-2023 के लिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो है $23.56 बिलियन। तो ये इंडिया का एक्सपोर्ट टारगेट। तो ये एक्सपोर्ट टारगेट आपको ध्यान रखना है। किस चीज़ का एक्सपोर्ट है? ये एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है। इससे अलग इसमें कि कितने परसेंट एक्सपोर्ट हो चुका है या कितने परसेंट राइज किया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डाटा है। हाँ, एचसी जो यूपीएससी है वो ये पूछ सकता है कि कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, वो आप ध्यान रखना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। बाद में इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो ये इंडिया के एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड से रिलेटेड एक न्यूज़ थी जनवरी 2023 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। तो कोऑपरेटिव बेनिफिशरीज कॉन्फ्रेंस हुई है बेंगलुरु कर्नाटका में। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इंडिया में जो पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी वो कर्नाटका में बनी थी 1905 में।
ठीक है। अब ये तो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड आपको ये ध्यान रखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, अगर आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाह रहे हो इंडिया में, तो वो आपका फंडामेंटल राइट है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये फंडामेंटल राइट कैसे दिया गया? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया। CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आपको ये ध्यान रखना है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 2011 में, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया गया था। उससे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की टर्म जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, थी तो वो फंडामेंटल राइट में मेंशन नहीं थी हमारे, ठीक है। अब राइट टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज इंक्लूडेड एज ए राइट टू फ्रीडम। अब ये राइट, फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में इंक्लूड किया गया है, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। ये इंक्लूड किया गया है राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19(1) में। तो अगर आपसे पूछ ले राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, तो वो आर्टिकल 19(1) के अंडर में है, राइट टू फ्रीडम के अंडर में। दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मेंशन है हमारे DPSP में, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज, उसमें आर्टिकल 43B में इंसर्ट किया गया था, बाद में ओरिजिनली तो नहीं था, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अमूल के बारे में आप सबने सुना होगा, ठीक है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोडक्ट है अमूल। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम है गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन नाम की कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो गुजरात में काम करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली क्या होती है? बहुत सारे लोग मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है, वो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपस में कोऑपरेशन करके एक सोसाइटी बना लेते हैं। तो अब ये सोसाइटी बनाना एक फंडामेंटल राइट है, ये ध्यान रखना है। कोऑपरेटिव बेनिफिशियरी कॉन्फ्रेंस हुई है बेंगलोर में, ये ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ज्वारी ब्रिज से रिलेटेड। ज्वारी ब्रिज तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये न्यूज़ में था, तो इससे रिलेटेड और क्या इन्फो पूछी जा सकती है वो हम पढ़ेंगे। ज्वारी ब्रिज इज द सेकंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इन द इंडिया बिहाइंड मुंबई बांद्रा वर्ली सीलिंग। तो मुंबई का जो बांद्रा वर्ली सीलिंग है वो इंडिया का लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। अब ज्वारी ब्रिज के बारे में जो आपको ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना है, ये ज्वारी रिवर कहाँ पे है जिसपे ये ब्रिज बनाया गया है? तो ये ज्वारी रिवर जो है वो गोवा में है, और गोवा इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। तो लार्जेस्ट भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है एरिया वाइज, वो आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन वाइज भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है और स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब आपको नोट डाउन करना है इन वीडियोज़ के साथ, अपनी इन्फो में अपने मटेरियल को रिच करने के लिए आप सब ऐड कर लेना। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। क्रूज क्या होता है? एक पैसेंजर शिप होता है। तो वर्ल्ड का सबसे लंबा रिवर पैसेंजर ब्रिज, उसका नाम है MV गंगा विलास। इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? ये वाराणसी यूपी से लेके और बांग्लादेश तक जाएगा, वाया डिब्रूगढ़ इन आसाम। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट ये है कि नाम क्या है शिप का। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से चला है और फाइनली कहाँ तक जाएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको ये और ध्यान रखना है कि ये जो शिप जाएगा ये मोस्ट ऑफ द गंगा रिवर के थ्रू जा रहा है। गंगा रिवर और उसकी जो ट्राइब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी है उनके थ्रू जा रहा है। ट्राइब्यूटरी वो होती हैं जिनसे मिलके एक रिवर बनती है, और डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती हैं जो एक रिवर फर्दर सब रिवर्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, वो होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। और ट्राइब्यूटरी होती हैं जिन मल्टीपल रिवर से मिलकर एक रिवर बनती है। अब गंगा रिवर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा हमारी नेशनल रिवर है। दूसरा, गंगा रिवर पे नेशनल वाटरवे 1 है। बहुत सारे नेशनल वाटरवेज हैं, जैसे हमारे नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, ऐसे ही नेशनल वाटरवेज हैं इंडिया में। टोटल नेशनल वाटरवेज है 111 तो नेशनल वाटरवे 1 जो है वो गंगा रिवर पे है, और ये स्टार्ट होता है इलाहाबाद से। इलाहाबाद से स्टार्ट होकर ये हल्दिया तक जाता है। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, और इलाहाबाद जो है एज यू ऑल नो वो यूपी में है। तो नेशनल वाटरवे 1 के बारे में आपको पता होना चाहिए। इलाहाबाद यूपी से स्टार्ट होके हल्दिया वेस्ट बंगाल तक जाता है। टोटल वाटरवे जो है नेशनल वाटरवे इंडिया में 111 है। और एक इनलैंड नेशनल वाटरवे अथॉरिटी है इंडिया में, इनलैंड नेशनल वाटरवे अथॉरिटी, उसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी जो रिवर क्रूज जो है MV गंगा विलास और उससे रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। अब ये यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन एक 27 कंट्रीज जो है यूरोप की, उनका एक ग्रुप है, और ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन। बेसिकली ये ट्रेड में हेल्प करने के लिए बनाया गया था यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। पहले इसमें 28 मेंबर्स थे, अब इसमें 27 मेंबर हैं, क्योंकि 2020 में 2020 में एक मेंबर ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया था यूरोपियन यूनियन से। उसको हम ब्रेक्जिट के नाम से भी जानते हैं। ये एक पोर्टमोन्ट्यू वर्ड है। पोर्टमोन्ट्यू वर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो दो वर्ड से मिलके बनते हैं। जैसे ब्रेक्जिट जो है ब्रिटेन प्लस एग्जिट, इन दो से मिलके बना है, तो वो होते हैं पोर्टमोन्ट्यू वर्ड। तो ब्रेक्जिट हुआ था 2020 में, ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया था यूरोपियन यूनियन से। अभी फिलहाल यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं। इन 27 कंट्रीज में से 19 कंट्री ऐसी हैं जो यूरो को अपनी करेंसी मानते हैं।
बाकी सब कंट्रीज़ की अपनी अपनी करेंसी है, लेकिन 19 कंट्री जो है वो यूरो को अपनी करेंसी मानते हैं। पहले ये कंट्री 20 थी, इनमें से एक कंट्री ब्रिटेन भी थी, लेकिन अब ब्रिटेन के एग्जिट के बाद 19 कंट्रीज रह गई हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपको एक मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी ध्यान रखनी है। इस ट्रीटी की हेल्प से यूरोपियन यूनियन बना था 1992 में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में ध्यान रखनी है। यूरोपियन यूनियन हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। अब कुछ और स्टैटिक फैक्ट देखते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है वो आपको ध्यान रखना है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम में है। एक यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम, वहाँ पे ब्रुसेल्स है। तो आपको ध्यान रखना है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है यूरोपियन यूनियन का एक बैंक है जिसको हम यूरोपियन सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं। तो ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर भी आपको ध्यान रखना है, ये फ्रैंकफर्ट में है। फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी में है। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो ये यूरोपियन यूनियन है इसकी एक अपनी काउंसिल है, तो उस काउंसिल को काउंसिल ऑफ यूरोप भी बोलते हैं और यूरोपियन यूनियन की काउंसिल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो स्ट्रासबर्ग में है। ये स्ट्रासबर्ग जो है ये फ्रांस में है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में ध्यान रखनी है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरोप में बहुत एक्टिव है, तो इसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखना। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इंडिया की सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी और सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल प्रेसिडेंट है, ये ट्राइब से बिलोंग करती हैं, तो ये पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट भी है इंडिया की। इन्होंने क्या किया है, एक आर्टिकल 77 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अमेंड करके उसके रूल्स में ई स्पोर्ट्स को अब एक स्पोर्ट्स घोषित कर दिया है। ई स्पोर्ट जो है, जो ऑनलाइन गेमिंग है, जिसको हम ऑनलाइन गेमिंग बोलते हैं, उसको पहले स्पोर्ट नहीं माना जाता था, अब उसको स्पोर्ट्स माना जाएगा। तो ये चेंज किया है और अब से जो ई स्पोर्ट्स है वो भी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स जो होते हैं उनमें एक पार्ट माना जाएगा, कि वो भी एक स्पोर्ट्स की तरह काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक पैक्ट साइन किया है पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के साथ। किस लिए ये पैक्ट हुआ है? कमर्शियल प्रोडक्शन होगा। कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो होता है उसको कमर्शियल प्रोडक्शन बोलते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाएगा लैम्पी प्रोवैक वैक्सीन का। ये लैम्पी प्रोवैक्स वैक्सीन किस लिए यूज होती है? एक लंपी स्किन डिजीज होती है कैटल्स में, जो बहुत वाइड स्प्रेड डिजीज है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाएगा। अब तक उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम गोट पॉक्स वैक्सीन का यूज करते थे, लेकिन अब से हम लंपी प्रोवैक वैक्सीन का यूज करेंगे। अब बात ये आती है कि लंपी प्रोवैक वैक्सीन किसने बनाई है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसकी एक यूनिट है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइंस। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइंस, एक्वाइंस का मतलब होता है हॉर्स। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में है, हिसार में। तो ये हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, इसने कोलोब्रेशन किया था, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइंस ने कोलोब्रेशन किया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका नाम है IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है बरेली, यूपी में। ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में। तो इन दो ने मिलकर ये वैक्सीन बनाई है और इंडियन गवर्नमेंट ने अब एक पैक्ट किया है इस वैक्सीन के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है किसी भी PCS या UPSC के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो हमारी रिलेटेड है वो वासनार अरेंजमेंट से रिलेटेड है। वासनार अरेंजमेंट बेसिकली एक इनफॉर्मल ग्रुप है। क्या काम आता है ये, क्या काम करता है ये वासनार अरेंजमेंट? 42 मेंबर हैं इसके। आपको एक चीज़ तो यही ध्यान रखनी है कि इंडिया इसका मेंबर है और इंडिया ने अभी इसकी चेयरमैनशिप एज्यूम की है। तो 42 मेंबर से मिलकर बना है वासनार अरेंजमेंट। इज ए वॉलेंटरली एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, कि किसी भी चीज़ के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए एक ग्रुपिंग बना हुआ है। ये 42 मेंबर्स हैं जिन्होंने मिलकर, उनके पास कुछ सर्टेन एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, उन आइटम्स को कंट्रोल के लिए, कि उन आइटम्स को किस किस दूसरे देश को हम भेजेंगे उसकी कंट्रोलिंग के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। बेसिकली कौन से आइटम है? कन्वेंशनल वेपन्स हैं और ड्यूअल यूज गुड्स हैं। ड्यूअल यूज गुड्स का मतलब जैसे यूरेनियम। यूरेनियम एक ऐसा गुड है जिसको आप एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो और न्यूक्लियर बम बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया ड्यूअल यूज गुड्स। सो ऐसे गुड्स जिनका अलग अलग दो अलग अलग वे में यूज किया जा सकता है। और कन्वेंशनल वेपन्स के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए एक वॉलेंटरी ग्रुप है वासनार अरेंजमेंट, जिसका इंडिया मेंबर है। तो उसकी चेयरमैनशिप अब इंडिया ने ली है। इसके साथ साथ आपको कुछ और ग्रुपिंग भी ध्यान रखनी है जो अगेन इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप भी एक ऐसा ही इनफॉर्मल ग्रुप है। क्या है इसमें, ये आप डिटेल आपको खुद पढ़नी पड़ेगी या फिर हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे जब हम स्पेसिफिकली इन ग्रुप्स को ही कवर करेंगे। एक आपको पढ़ना है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। इन दोनों का भी इंडिया पार्ट है। और एक ग्रुप है NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है।
इसका मेंबर बनने के लिए इंडिया को CTBT साइन करनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि इंडिया साइन नहीं करना चाहता। उसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जो इंडिया फुलफिल नहीं करना चाहता। जैसे उसमें एक प्रोविजन है कि इंडिया कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता, तो CTBT जो है वो इंडिया साइन नहीं करेगा, और जब तक CTBT साइन नहीं करेगी कोई कंट्री, तो वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकती। तो इंडिया वाशिंगटन अरेंजमेंट का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का पार्ट है, MTCR का पार्ट है, लेकिन NSG का पार्ट नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का। ये आपको ध्यान रखनी है। सारी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है बहुत, इनके बारे में जितना आप डिटेल में पढ़ पाओ उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया है कि हमारे पास इंडिया में 3693 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स हैं। तो पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें बताया है कि 50 मोन्यूमेंट्स जो हैं वो गायब हैं, वो हमारे पास है नहीं फिलहाल। तो आपके लिए डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे कितने सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कितने अभी उनमें से इंडिया के पास नहीं है, 50 नहीं है, बाकी उनका स्टेट वाइज डाटा गिवन है वो आप पढ़ सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ASI को बनने में एक ब्रिटिश पर्सन का हाथ था, उस ब्रिटिश पर्सन का नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको ध्यान रखनी है। देन कितने सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है हमारे पास और कितने उसमें से मिसिंग है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क दिया है फॉर ए पीरियड 2023 टू 2025, जिसका नाम है उत्कर्ष 2। तो ऑब्वियसली इससे पहले उत्कर्ष 1 भी आया होगा। तो ये उत्कर्ष क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। उत्कर्ष जो है ये इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए प्रॉपरली और सुपरवाइज करने के लिए एक सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाए हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसको हम उत्कर्ष से नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट आया है, मतलब उन गाइडलाइंस में कुछ और ऐड किया है, तो उसको हम RBI के मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क के नाम से जानेंगे कि RBI ने एक मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क दिया है 2023-2025 के लिए, नेम्ड उत्कर्ष 2। क्या काम है इसका वो मैंने आपको बता दिया है। RBI के फिलहाल जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए वो वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी आपको दोनों ध्यान रखने हैं कि पहला गवर्नर कौन था और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था RBI का, ये दोनों आपको ध्यान होने चाहिए। नाउ RBI के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो RBI एक्ट 1934 से बना था और 1 अप्रैल 1935 से इसने वर्किंग स्टार्ट की थी। जब ये बना था तो ये एक प्राइवेट बैंक था। बाद में 1949 में इसको गवर्नमेंट बैंक में बदल दिया गया था और उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल देती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि RBI का नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। पहले ये एक प्राइवेट बैंक था, बना था RBI एक्ट 1934 से और स्टार्ट किया था इसने वर्किंग 1 अप्रैल 1935 तक। अब 1935 से 1937 तक इसका जो ऑफिस था वो कलकत्ता में था और 1937 में इसका ऑफिस जो शिफ्ट कर दिया गया वो मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद अब तक इसका ऑफिस जो है, हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। अब RBI ने एक वेब पब्लिकेशन रिलीज किया है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू द बैंक्स इन इंडिया 2021-2022। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको RBI के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है भीम से। भीम क्या है, भीम समझने के लिए पहले हम एक बार इसका जो हिस्ट्री है उसमें जाएंगे। इंडिया में जो रिटेल पेमेंट है, रिटेल पेमेंट का मतलब है कि आप और हम जो मनी ट्रांसफर करते हैं, रिटेल पेमेंट को डिजिटलाइज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलके एक एजेंसी बनाई जिसका नाम है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2008 में ये कंपनी बनाई गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा रिटेल पेमेंट को डिजिटलाइज करने के लिए। अब जो NCPI बना है ये एक एक्ट से बना है, उस एक्ट का नाम है पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ये सारी की सारी इन्फो मैं जो एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा नहीं गया हो या जिसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो NCPI बना। अब इस NCPI ने पेमेंट डिजिटलाइजेशन के लिए एक ऐप बनाई जिसको बोलते हैं भीम ऐप। भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भीम की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है और मैंने इसका बैकग्राउंड भी बता दिया है कि ये भीम ऐप जो है वो कैसे बनी थी। तो भीम ऐप को यूज करके हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की हेल्प से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं पे भी, जो नॉर्मली हम करते भी हैं पेटीएम या गूगल पे यूज करके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको भीम ऐप के बारे में ध्यान रखनी है और ये भी ध्यान रखना है कि ये बनी कब थी, 2016 में बनी थी।
नेक्स्ट न्यूज जो है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड। थियोसॉफिकल सोसाइटी कब बनी थी? 1875 में बनी थी। किसने बनाई थी? हेलेना ब्लेवेत्स्की ने बनाई थी, और इनके साथ एक पर्सन और भी थे, कर्नल ओलकोट। तो इन दो ने मिलके ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी। और जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ते भी हैं कि इस सोसाइटी को इंडिया में आगे ले जाने का काम किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट जो है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस सोसाइटी को इंडिया में डेवलप कराने के लिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी बेसिकली, थियोसॉफिकल सोसाइटी गॉड से रिलेटेड है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके आप कैसे गॉड तक पहुंच सकते हैं। अब एनी बेसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हिस्ट्री में भी, इंडियन हिस्ट्री में भी, और इस सोसाइटी से रिलेटेड भी। तो थोड़ी सी इन्फो उनके बारे में जान लेते हैं। एनी बेसेंट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस एज यू ऑल नो 1885 में एओ हयूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट जो बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट। कौन से सेशन में बनी थी? हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग सेशन होते थे अलग अलग जगह पे। तो जो 1917 का सेशन था कलकत्ता में हुआ था, तो वहाँ पे एनी बेसेंट को पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनाया गया था, और इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाने में इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि इंडियन वुमेन कौन थी पहली जो प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, उसका उनका नाम क्या था और वो कौन से सेशन में प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है हमारी दो टर्म से, योयो एंड दक्षा टेस्ट। ये योयो और दक्षा टेस्ट क्या है अगर पूछा जाए किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। पहली तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा, ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं? जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं उनके सिलेक्शन के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। जो इन दोनों टेस्ट को पास करता है उसके लिए उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। दक्षा टेस्ट एक तरह का डीएनए टेस्ट है, और योयो टेस्ट जो है ये एक तरह का फिटनेस टेस्ट है। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो वो सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की इसमें हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये आईसीसी है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रिकेट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आबू धाबी में है। आबू धाबी जो है वो यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और यूएई में आबू धाबी में एक और भी हेडक्वार्टर है, वो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का। तो ये दो हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखने हैं। और इस आईसीसी को आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के साथ मत मिसमैच करना कि दो आईसीसी हैं, एक आईसीसी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रिकेट है, एक आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर वो है द हेग नीदरलैंड में, नीदरलैंड। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है आईसीसी में, और उसमें ये पूछा गया था क्या इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है। तो ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसका मेंबर नहीं है इंडिया, या इसका सिग्नेटरी नहीं है इंडिया, जबकि जो क्रिकेट वाली आईसीसी है उसका सिग्नेटरी इंडिया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन रेलवे से रिलेटेड। इंडियन रेलवे ने 2030 का टारगेट रखा है अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने का, और कार्बन न्यूट्रल का इंडिया का टारगेट भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया का टारगेट है कार्बन न्यूट्रल का 2070। तो ये कार्बन न्यूट्रल क्या होता है? कार्बन न्यूट्रल क्या होता है? कार्बन न्यूट्रल मतलब जितना भी कार्बन का इमिशन हम लोग कर रहे हैं उतना ही कार्बन का इंटेक हम करने लग जाए तो कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे हम। तो इंडिया का टारगेट है 2070 तक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन रेलवे का टारगेट है अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने का 2030 तक। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। क्रोएशिया। क्रोएशिया एक यूरोपियन कंट्री है, और यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने वाला ये 28th कंट्री था। हालांकि अभी यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री है, हमने कुछ देर पहले इसको डिस्कस भी किया था। तो क्रोएशिया ने क्या किया है, अपनी जो लोकल करेंसी थी कोना करेंसी उसको छोड़ के यूरो जोन में का 20th मेंबर बन गया है। 20th मेंबर यूरो जोन, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा जोन है, एक ऐसी कंट्रीज का ग्रुप है जो यूरो को अपनी करेंसी मानते हैं। और ये एक बाल्कन नेशन भी है। बाल्कन क्या होता है? बाल्कन एक टर्किश टर्म है जिसका मतलब माउंटेन होता है। तो एक बाल्कन पेनिनसुला है, कहाँ पे? यूरोप में। तो उस बाल्कन पेनिनसुला की कंट्री है क्रोएशिया। तो और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 27th नेशन है इन द पासपोर्ट फ्री सिंजेन जोन। एक सिंजेन जोन है, यूरोप के अंदर है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जोन कहाँ पे है। सिंजेन जोन यूरोप में है। इस जोन में होता क्या है, आप बिना पासपोर्ट के बहुत सारी कंट्रीज में मूव कर सकते हो फ्रीली। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जोन विच एनेबल्स मोर देन 400 मिलियन पीपल टू मूव फ्रीली अराउंड इट्स मेंबर। मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है, तो ये क्रोएशिया के बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक बाल्कन नेशन है, अपनी लोकल करेंसी छोड़ के इसने यूरोजोन को ज्वाइन कर लिया है, और 28th कंट्री बन गया था ये यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने वाला। देन नेक्स्ट चलते हैं। नेपाल न्यूज में है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनोग्रेशन किया है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उन्होंने 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनोग्रेशन किया है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये एयरपोर्ट चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले एंशियंट टाइम में क्या होता था, एक सिल्क रूट होता था, सिल्क रूट।
जहाँ से चाइना से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था चीज़ों का। तो उस पुराने सिल्क रूट को दोबारा से चाइना रिवाइव करना चाहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हेल्प से। इसकी हेल्प से चाइना जो है दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे रोड, रेलवे और दूसरे नेटवर्क जो है ट्रांसपोर्ट के वो उनको बनाने के लिए चाइना एक तरह से उन कंट्रीज़ को लोन देता है, लोन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसको हम चाइना के लोन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का पार्ट है, ये जो नेपाल का थर्ड एयरपोर्ट बना है। अब चाइना के इस रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए यूएस और उसकी जो अलाइड कंट्री थी उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाया G7 समिट में, जो 2021 में हुई थी। उसका नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। बेसिकली ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जहाँ पे सेम यूएस और उसकी अलाइड कंट्री जो है दूसरी कंट्रीज को फंडिंग प्रोवाइड करेंगी अपने यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, सेम काम चाइना कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हेल्प से। सो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड बनाया गया था G7 समिट में, जो यूके में हुई थी, जहाँ पे यूएस और उसकी अलाइड कंट्री ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। तो अब हमारे पास एक नई टर्म है G7। ये G7 क्या है? तो जो वर्ल्ड की टॉप 7 सबसे बड़ी इकोनॉमी कंट्री हैं, ठीक है, उनका ग्रुप है, उनमें है, उसको आप याद रख सकते हो फिग जूस के नाम से। एक एक्रोनिम है जिसके नाम से आप इन 7 कंट्रीज को याद रख सकते हो। F फॉर फ्रांस, I फॉर इटली, G फॉर जर्मनी, J फॉर जापान, यूके, यूएस एंड कनाडा। ये 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसको हम G7 के नाम से जानते हैं। पहले ये G8 थी, और जब ये G8 थी तो इसमें एक रसिया नाम की कंट्री और थी, लेकिन रसिया ने 2014 में यूक्रेन कंट्री के क्रेमिया रीजन को हड़प लिया था। उसके बाद से इन G8 कंट्रीज ने, G7 कंट्रीज ने बेसिकली डिसाइड किया कि हम रसिया को अपना मेंबर नहीं रखेंगे, और रसिया को एग्जिट कर दिया गया था। अब ये एक G7 ग्रुप है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली से। ये 9th प्रेसिडेंट है गुयाना के। तो ये तो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है। ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड काफ़ी लोगों को मिलता है, उनमें से एक पर्सन जो है मोहम्मद इरफान अली है, जो गुयाना के प्रेसिडेंट है। और गुयाना जो है ये अफ्रीकन कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये प्रवासी सम्मान दिवस जो है प्रवासी दिवस पे दिया जाता है। प्रवासी दिवस जो है, ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है, ये क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915, इस डेट को महात्मा गांधी जो है उन्होंने एवो अफ्रीका से इंडिया आए थे, ठीक है, परमानेंट रहने के लिए एक तरह से। तो उस दिन को सम्मानित करने के लिए 9 जनवरी को, हर 9 जनवरी को ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2015 तक ये प्रवासी भारतीय दिवस एक एनुअल इवेंट होता था, ठीक है, ये हर साल मनाया जाता था। लेकिन 2015 के बाद इसको एक बाइनियल इवेंट कर दिया गया है। अब ये हर 2 साल में होता है। मतलब 2015 के बाद 2017 में हुआ, 17 के बाद 19 में हुआ, 19 के बाद 21 में, 21 के बाद 23 में, सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से अब ये 2-2 साल में एक बार होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जो चीफ गेस्ट जो थे वो हमारे थे मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के प्रेसिडेंट। उनको हमने एक सम्मान भी दिया है, और ये पहले एक एनुअल इवेंट था, अब एक बाइनियल इवेंट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, वो भी इंपॉर्टेंट है। हुई कहाँ पे ये कन्वेंशन जहाँ पे इनको ये अवार्ड मिला? इंदौर में। अब इंदौर के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इंदौर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। एक इंडियन गवर्नमेंट का एक स्कीम है स्वच्छ भारत इनिशिएटिव, स्वच्छ भारत और स्वच्छ सर्वेक्षण। उस स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर जो है वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की। आपको इंदौर के बारे में ये भी ध्यान रखना है, इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है, अगर किसी को नहीं पता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है कि हाई पावर्ड कमेटी से। एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है नित्यानंद राय। तो आपको नाम ध्यान रखना है, ये नित्यानंद राय कमेटी पूछ सकते हैं कि किससे रिलेटेड है। ये जो लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी है उसके कल्चर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट लद्दाख यूनिक कल्चर लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए ये नित्यानंद राय कमेटी बनाई गई है। कितने मेंबर थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि नित्यानंद राय कमेटी किसी से रिलेटेड है, टू प्रोटेक्ट लद्दाख यूनिक कल्चर लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। अब लद्दाख के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरीज है। टोटल हमारी 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिनमें से लद्दाख एक है। अब लद्दाख में एक हेमिस नेशनल पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है, हेमिस नेशनल पार्क। और लद्दाख के बारे में आपको ध्यान रखना है, लद्दाख में एक गोट मिलती है जिसका नाम है पश्मीना गोट। ये पश्मीना गोट जो है, इससे पश्मीना शॉल्स बनते हैं। ये पश्मीना शॉल जो है वो काफ़ी फेमस होते हैं। इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है पश्मीना गोट के बारे में। इसका एक नाम है चैंगथिंग, ठीक है। तो ये पूछा था यूपीएससी ने कि ये चैंगथिंग जो है ये क्या है, तो ये पश्मीना गोट का ही नाम है, और पश्मीना गोट से पश्मीना शाल मिलते हैं, और ये गोट स्पेसिफिकली लद्दाख में ही मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर से न्यूज़ में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिस्ट डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। अब ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक क्या होते हैं? वो बैंक जिनका साइज इंडिया की जीडीपी के 2% से ज़्यादा हो जाता है।
इंडिया की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 2% से ज़्यादा जिन बैंक का साइज हो जाता है उनको हम बोलते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक। रीजन भी इनको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े हो गए हैं कि इनके फेल होने की पॉसिबिलिटी कम है, और अगर ये फेल हुए तो ये हमारी इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। तो अभी तक टोटल 3 ही ऐसे बैंक हैं जिनको DSIBS में डाला गया है। एक तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पे पब्लिक सेक्टर बैंक है, और ICICI बैंक और SGFC बैंक, ये दो जो है प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। तो ये 3 बैंक हैं जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक है। RBI ये लिस्ट देता है किनको बनाता है, वो विच आर टू बिग टू फेल। एक क्राइटेरिया है कि वो 2% ऑफ इंडियन GDP से उनका टोटल नेटवर्थ या टोटल उनका साइज जो है, उनकी नेटवर्थ इस 2% से ज़्यादा होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस द इंडिकेटिव कैलेंडर फॉर इशुएंस ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो ये तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड होते हैं ये किस लिए यूज होते हैं, ये इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए यूज किए होते हैं। बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड बेसिकली एक पेपर होता है जिसपे इंडियन गवर्नमेंट आपको लिख के देती है कि मैं इस पर्सन से इतने पैसे ले रहा हूँ, इतने % इंटरेस्ट पे, और इतने टाइम के बाद इसको वापस कर दूंगी, उसको ही बॉन्ड बोलते हैं। वो एक सिंपल पेपर का टुकड़ा होता है और कुछ भी नहीं होता, जो इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी जापान से रिलेटेड। जापान हैज़ प्लान टू बूस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट टू हाउस होल्ड टू मूव अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी। एक्चुअल में जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई है। तो उस ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करने के लिए जापान की गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है उन फैमिलीज को जो बाकी एरिया में जाके सेटल होना चाह रही हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जापान से रिलेटेड। कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जापान के साउथ ईस्ट में, जैसे जापान एक आइलैंड कंट्री है, 4 आइलैंड से मिलकर मेनली बना हुआ है, ठीक है। तो जापान का जो साउथ ईस्ट है वहाँ पे मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच। और ये मैरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन। ट्रेंच क्या होता है, बेसिकली एक गड्ढा होता है ट्रेंच। तो ये मैरियाना ट्रेंच साउथ ईस्ट में है जापान के, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। इस मैरियाना ट्रेंच का जो डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट, उसको बोलते हैं चैलेंजर डीप। ये हमारी अर्थ का भी डीपेस्ट पॉइंट है अभी तक, चैलेंजर डीप, और इसकी जो डेप्थ है वो है 10,971 मीटर। मतलब ये माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा डीप है। अगर माउंट एवरेस्ट को इसके अंदर रख दिया जाए तो वो पूरा का पूरा समा सकती है, ठीक है। जापान के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि जापान में नए प्राइम मिनिस्टर हैं अब, उनका नाम है फूमियो किशिडा। इससे पहले जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनका असैसिनेशन हो गया था, ठीक है। और उनकी एक बहुत फेमस स्ट्रेटजी थी 3 एरो स्ट्रेटजी, जो आपको ध्यान रखनी है, ये उनसे रिलेटेड थी 3 एरो स्ट्रेटजी। ये 3 एरो स्ट्रेटजी बेसिकली जापान जो है वो डिफ्लेशन फेस कर रहा था। डिफ्लेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ के प्राइस का जर्नली डिक्रीज होना। लेट्स सपोज कि कोई भी पेन है, अगर वो आज 5 रुपये में मिल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये हेल्दी होता है कि अगले साल वो पेन 5 रुपये से ज़्यादा अमाउंट में मिले। लेकिन जापान में उल्टा हो रहा था कि चीज़ों के प्राइस घट रही थी, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन, और प्राइस बढ़ने को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन महंगाई को भी बोलते हैं, लेकिन एक अमाउंट तक इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। लेकिन जापान में उल्टा हो रखा था, डिफ्लेशन का सिनेरियो था। तो उस डिफ्लेशन से बाहर निकलने के लिए एक 3 एरो स्ट्रेटजी चलाई थी शिंजो आबे ने, जो बहुत फेमस थी। और उनका अभी पीछे असैसिनेशन हो गया और नए प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिडा। ये चीज़ें आपको जापान के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो एनटीपीसी से रिलेटेड है। एनटीपीसी कमीशन इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट इन द पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क ऑफ एनटीपीसी कावास टाउनशिप इन सूरत। ये गुजरात में है कावास टाउनशिप। वहाँ पे एनटीपीसी ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी की फुल फॉर्म है। एनटीपीसी एक महारत्ना कंपनी है, महारत्ना कंपनी। अब ये समझिए कि ये महारत्ना कंपनी क्या होते हैं, फिर एनटीपीसी पे दोबारा आते हैं। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब वो कंपनी जो जिन पे इंडियन गवर्नमेंट की ओनरशिप है, उनको उनके नेट वर्थ कितनी उनकी टोटल वैल्यू है और कितना उनका प्रॉफिट है, उसके बेस पे 3 में डिवाइड किया जाता है। एक तो होती है महारत्ना, एक होती है नवरत्ना, और एक होती है मिनी रत्ना, ठीक है। महारत्ना जो टोटल नंबर में वो अब तक 13 है, नवरत्ना जो टोटल नंबर में वो 16 है, ठीक है, और मिनी रत्ना वो 74 है। तो आपको ये डाटा ध्यान रखना है कि महारत्ना कितनी है। महारत्ना जो है वो 13 है। इवन 13 की 13 महारत्ना कंपनीज के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, बेल, गेल, बीपीसीएल, सीआईएल, ओआईएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म आप लोग देख लेना, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीएफसी और आरईसी। ये सारी की सारी 13 जो है वो महारत्ना कंपनी है, आपको ध्यान रखना है। पीएसयूज होती हैं ये महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, 3 टाइप की। कैसे इनका डिवीजन होता है, नेट वर्थ और प्रॉफिट के बेस पे। तो ऐसी एक पीएसयूज है महारत्ना। एनटीपीसी, उन्होंने भी फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है गुजरात में, सूरत के अंदर। तो ये न्यूज में है। अब ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है। ग्रीन हाइड्रोजन बनने का प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग पावर फ्रॉम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड 1
मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से बिजली यूज करके इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है वाटर का ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन की बनने की प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है सूरत में, कवास टाउनशिप में, एनटीपीसी के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है गान नगाई फेस्टिवल है। ये गान नगाई फेस्टिवल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ का फेस्टिवल है। ये मणिपुर का फेस्टिवल है और वहाँ की एक कम्युनिटी है जिलियांगरोंग कम्युनिटी। ये जिलियांगरोंग कम्युनिटी का गान नगाई फेस्टिवल है, जो यूपीएससी और पीसी और स्टेट पीसीएस है, पीएससी जो एग्जाम है वो इन फेस्टिवल से रिलेटेड बहुत पूछते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल हैं खासकर उनके बारे में। तो ये फेस्टिवल कौन सी कम्युनिटी का है और कहाँ पे मनाया जाता है वो आपको ध्यान रखना है। Then, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द सियोम ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश। अब नॉर्थ ईस्ट में कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है या वहाँ की कोई कम्युनिटी से रिलेटेड या ट्राइबल से रिलेटेड न्यूज है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कहीं ना कहीं जनरली पूछ ली जाती है। तो नया ब्रिज बना है ये सियोम ब्रिज, कहाँ बना है? अरुणाचल प्रदेश में बना है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक चीज़ आप ये ध्यान रख सकते हो, डेंसिटी के मामले में अरुणाचल प्रदेश सबसे लिस्ट डेंस स्टेट है इंडिया का। 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं यहाँ पे। सो सबसे लिस्ट डेंस स्टेट है पॉपुलेशन वाइज अरुणाचल प्रदेश। ये इन्फॉर्मेशन आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में ध्यान रख सकते हो। बनाया किसने है ये ब्रिज? बीआरओ ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उसके अंडर में नहीं आता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, बीआरओ के बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बीआरओ इवन फॉरेन कंट्रीज में भी जाके रोड वगैरह बनाता है। फॉरेन कंट्रीज में भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है बीआरओ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी ट्रिपल आईटी बेंगलोर से रिलेटेड है। ट्रिपल आईटी बेंगलोर ने एक आधार के जैसा डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट किया है, ठीक है। इस डिजिटल आइडेंटिटी को बोलता है द मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। ये डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म जो किया है, जो ट्रिपल आईटी बी ने बेंगलोर ने बनाया है, ये फॉरेन कंट्रीज के बनाया है। फॉर द सिटीजन ऑफ फिलीपीन, मोरक्को, श्रीलंका, युगांडा, यूथोपिया, रिपब्लिक ऑफ गिनिया, सीरा लियोना, बुर्किना फासो, ठीक है, और टोगोलीज रिपब्लिक, इन सभी के लिए बनाया है ये ट्रिपल आईटी बेंगलोर ने। एक प्लेटफॉर्म है जो आधार लाइक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है। तो ये करंट न्यूज है तो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रिल डे। ये वर्ल्ड ब्रिल डे ऑलरेडी यूपी पीसीएस ने एक बार पूछा हुआ है। 4 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? लुइस ब्रिल नाम के एक पर्सन थे फ्रांस के, उन्होंने ब्रिल को इन्वेंट किया था। ब्रिल क्या होता है? कई बार आप एटीएम पे या किसी प्लेसेस में देखते हो तो बहुत सारे डॉट बने होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ब्लाइंड पर्सन इन डॉट के ऊपर से अपना हाथ फिरा के आराम से ये समझ सकते हैं कि क्या चीज़ नीचे लिखी हुई है, तो उसको ब्रिल लैंग्वेज बोलते हैं। तो लुइस ब्रिल ने ये लैंग्वेज इन्वेंट की थी। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रिल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। देन उसके बाद फाउंडर ऑफ क्रिप्टो करेंसी कंपनी FTX सैम बैंकमैन फ्रिड जो है, उनके ऊपर 8 क्रिमिनल काउंट्स लगे हैं, ठीक है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ये सैम ब्रिंक्समैन जो है, इनकी कंपनी का नाम था FTX और ये क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है टोबैको से रिलेटेड। टोबैको फार्मिंग में फ्लू कर्ड वर्जीनिया टोबैको, ये एक टाइप का टोबैको होता है, ठीक है। इसके फार्मर्स के लिए कुछ कंपनसेशन दिया गया है क्योंकि उनकी जो फार्मिंग थी वो डैमेज हो गई थी मेंडस साइक्लोन्स की वजह से। मेंडस साइक्लोनिक रेनफॉल हुआ था, उसकी वजह से फ्लू कर्ड वर्जीनिया टोबैको के जो फार्मर उनको काफ़ी लॉस हुआ था। तो उनको कंपनसेट करने के लिए कुछ स्कीम लॉन्च की गई है, उनको कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए यहाँ पे देखने की ये है कि टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है गंटूर, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश को टोबैको सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इसी को टोबैको सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। दूसरा, टोबैको बोर्ड स्टैब्लिश हुआ था 1975 में और ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। टोबैको सिटी जो लगा है गंटूर, आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। तो टोबैको के बारे में ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में टोबैको का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज है लियोन मेसी को फुटबॉल का वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है 2022 के लिए। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है, हालांकि पीसीएस और यूपीएससी में स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। देन यूएन एजेंसी जो है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी रोम, इटली में है वो भी। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक सब पार्ट है और एक इनिशिएटिव बोल सकते हो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो अभी हमें ध्यान ये रखना है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं यूएन की, जैसे यूनेस्को है एक स्पेशलाइज एजेंसी, ठीक है। ऐसे ही FAO है। तो बहुत सारी स्पेशलाइज एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो उसकी एक स्पेशलाइज एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, ठीक है। उसने पब्लिश किया है फूड प्राइस इंडेक्स।
तो ये फूड प्राइस इंडेक्स पूछा जा सकता है कि कौन पब्लिश करता है, तो फूड प्राइस इंडेक्स पब्लिश करती है एफएओ, और एफएओ का हेडक्वार्टर है रोम इटली में, और ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएनओ की। किस क्या इसमें डिटेल में गिवन है उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में हमें जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी इसरो से रिलेटेड है। तो इसरो के बारे में कुछ स्टैटिकल फैक्ट जान लेते हैं पहले। इसरो जो बना था 1969 में बना था। हेडक्वार्टर जो है इसरो का वो बेंगलुरु में है, ठीक है। तो इसरो ने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ स्पेस टेक स्टार्टअप इन इंडिया। तो पूछा जा सकता है कि इसरो ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक जो स्पेस टेक स्टार्टअप है उनको उनकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए एक एमओयू साइन किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। फ्यूचर ऑफ वर्क इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल इज वन ऑफ द थीम ऑफ यंग इंडिया 20 समिट। तो यंग इंडिया 20 समिट हुई थी इंडिया में, ये G20 का ही एक पार्ट है। G20 समिट अब की बार इंडिया में हुई है। नेक्स्ट G20 समिट जो होगी वो ब्राजील में होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो G20 समिट जो इंडिया में हुई है 2023 में, ठीक है, पहली जी समिट थी, ये फर्स्ट जी समिट थी जो इंडिया में हुई है। तो उसके अंदर एक यंग 20 समिट हुई थी, उस यंग 20 समिट का थीम है, कई बार ऐसे थीम पूछ लिए जाते हैं जो यूथ से रिलेटेड होते हैं, तो ये थीम आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हुआ है इंडिया में, तो वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। और गुजरात अहमदाबाद को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा है, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैनचेस्टर जो है वो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, तो वहाँ पे भी टेक्सटाइल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्शन अहमदाबाद में होता है, तो इसलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा में क्या हुआ है कि ह्यूमन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है उड़ीसा की एक स्कीम को जिसका नाम है जागा मिशन इनिशिएटिव। तो आपको ध्यान रखना है ये जागा मिशन इनिशिएटिव कौन से स्टेट की स्कीम है, क्योंकि इसको एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, ठीक है। क्या था ये जागा मिशन, इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड टाइटलिंग एंड स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम विच एम एट एम्पावरिंग द लाइव्स ऑफ स्लम ड्वेलर्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया के एक स्टेट की एक स्कीम है जिसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है। तो कुछ सर्टेन पोर्टल्स और स्कीम लॉन्च किए हैं इन्होंने। एक पोर्टल लॉन्च किया है मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट एंड लेबोरेटरीज। तो पूछ सकते हैं कि ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट एंड लेबोरेटरी, तो ये BIS ने लॉन्च किया है। इसके साथ साथ BIS ने क्लब्स बनाए हैं स्कूल्स के अंदर, स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, ठीक है। ये यहाँ पे बाय मिस्टेक आया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ये BIS ने किया है। They launched clubs in schools, standard national action plan SNAP 2022 to 2027। ये एजुकेशन को प्रमोट, एक अच्छा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए या स्कूल्स में एक अच्छी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये प्लान दिया गया है, और इसी चीज़ के लिए क्लब्स इन स्कूल बनाए गए हैं। रिवाइज नेशनल बिल्डिंग कोड दिया गया है इंडिया का NBC 2016 एंड नेशनल इलेक्ट्रिक कोड ऑफ इंडिया 2023। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने दी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही उसमें कई सारी स्कीम्स मैंने कवर की हैं जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने दी है, तो आपको ये सारी की सारी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडियन स्टेट इज द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न डे पोलो। ये पूछा गया कि कौन सा इंडियन स्टेट है जो मॉडर्न डे पोलो जो है उसको सैगोल कंगजई बोलते हैं। ये मणिपुर बर्थ प्लेस माना जाता है। जो मॉडर्न डे पोलो होता है, जो हॉर्स पोलो जिसमें हॉर्स पे बैठ के पोलो खेलते हैं, ठीक है, तो उसका बर्थ प्लेस माना जाता है मणिपुर को इंडिया में। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ है पर्पल फेस्ट। ये पर्पल फेस्ट किस लिए ऑर्गेनाइज हुआ, तो पहला तो यही पूछा जा सकता है कि पर्पल फेस्ट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ है गोवा में। किस लिए ऑर्गेनाइज हुआ है, इट सेलिब्रेटेड द लाइव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ फिजिकली हैंडीकैप जो पर्सन होते हैं, एंड सर्व्ड एज ए प्लेटफॉर्म टू इंक्रीज अवेयरनेस टुवार्ड द इंक्लूजन ऑफ सच पर्सन इन द सोसाइटी। तो पर्पल फेस्ट जो है ये जो फिजिकली वीक पर्सन है, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, ये उनके लिए लॉन्च हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को लेके एक पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है गोवा में। देन नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी DRDO से रिलेटेड। DRDO ने सक्सेसफुली कैरिड आउट किया है ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ ए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली ऐसे ट्रेजेक्टरी का मिसाइल होता है जो मिसाइल पहले लॉन्च किया जाता है तो वो पहले अर्थ एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल की ट्रेजेक्टरी ऐसे सीधी होती है। तो DRDO ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, उसका नाम है पृथ्वी-2 फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ उड़ीसा कोस्ट। ये चांदीपुर जो है यहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग साइट है इंडिया का उड़ीसा में। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो उड़ीसा से रिलेटेड आप याद रख सकते हो। उड़ीसा में एक व्हीलर आइलैंड है, व्हीलर आइलैंड उड़ीसा के कोस्ट पे, जिनका नाम बदल के अब रख दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। उनका नाम बदल गया, पहले उनका नाम था व्हीलर आइलैंड। और ये इंडिया की मिसाइल टेस्टिंग साइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मिसाइल टेस्टिंग साइट
ऑफ इंडिया। कौन सी? जो व्हीलर आइलैंड थे पहले और अब उनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया है। ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग करंट अफेयर हैं जनवरी के, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 आएगा जिसमें हम जनवरी 2023 के बाकी बचे हुए जो करंट अफेयर हैं वो कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।